नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। बांग्लादेश तरक्की का रास्ता छोड़कर तेजी से पाकिस्तान की तरह कट्टरपंथियों का देश बनता जा रहा है और इसके गंभीर नतीजे से भी सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में इन दिनों बड़ा राजनीतिक संकट जारी है। इस संकट के बीच भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। एक समय था जब ग्लोबल टेक्सटाइल सेक्टर सप्लाई चेन में बांग्लादेश का राज हुआ करता था, लेकिन अब हालात पूरी तरह से विपरीत हैं। बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव के कारण इस देश को लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसका भरपूर फायदा हो रहा है। अमेरिका और यूके को किए जाने वाले एक्सपोर्ट में भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। बांग्लादेश की बदनसीबी खुद अपनी बर्बादी लिखी। भारत से बिगाड़े रिश्ते, हर मोर्चे पर खड़ी मुश्किलें। दुनिया का उठा भरोसा, कपड़ा कारोबार मंद पड़ा। मजहबी उन्मादियों का कब्जा, तरक्की पर संकट खड़ा। एक तरफ बंगाल की खाड़ी, तीन ओर हिंद की दीवार खड़ी। आयात निर्यात महंगा, भारतीय मदद बगैर सब ठप पड़ा। दुनिया तोड़ रही रिश्ते, बांग्लादेश कट्टरपंथियों के भरोसे। शेख मुजीबुर रहमान का अनादर, विकास से विनाश का सफर। कट्टरपंथियों का उभार, बांग्लादेश चला पाकिस्तान की चाल। ग्लोबल ब्रांड छोड़ रहे मुल्क, भारत लगा बेहतर ऑप्शन। पहले शेख हसीना का तख्ता पलट और फिर इरादतन हिंदुओं पर अत्याचार। पाकिस्तान की शय पर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का यह कारनामा उनके देश के लिए ही बर्बादी की वजह बन रहा है। इस्लामिक आतंकियों के आगे कठपुतली बनी मोहम्मद यूनुस सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है और देखते ही देखते अस्थिर राष्ट्र बने बांग्लादेश से ग्लोबल इंडस्ट्री ने हाथ वापस खींचने शुरू कर दिए हैं। हालात में सुधार होता नहीं देख भारत ने भी अब सख्त रास्ता अख्तियार करना शुरू कर दिया है। जिस रास्ते पर आज बांग्लादेश चल रहा है, उसी पर चलकर पाकिस्तान कंगाल मुल्क बन गया। लेकिन सच का सामना करने की बजाय बांग्लादेश खुद अपने विनाश की वजह बनता जा रहा है। 6 महीने पहले तक अमेरिका, कनाडा और यूरोपीय देशों में बांग्लादेश के कपड़ों की तूती बोलती थी। किसी भी ब्रांड के कपड़े लीजिए, उसमें मेड इन बांग्लादेश या मेड इन वियतनाम लिखा रहता था। कपड़ा बाजार में बांग्लादेश शिखर पर था और जूतों के बाजार में मेड इन चाइना या मेड इन इंडिया का डंका बज रहा था। बांग्लादेश के बुनकरों का कौशल था कि कपड़ा बाजार में वे अव्वल थे। लेकिन 5 अगस्त को जैसे ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद को कुर्सी छोड़कर भारत आना पड़ा, बांग्लादेश में चली आ रही व्यवस्था धड़ाम होने लगी। वहां धीरे धीरे जो स्थितियां उत्पन्न होने लगी,
दूसरे देशों ने उस पर भरोसा करना कम कर दिया, क्योंकि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बहाने उन तत्वों ने सरकार पर कब्जा कर लिया जो धार्मिक रूप से उन्मादी और अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के विरोधी थे। बांग्लादेश के ये उन्मादी तत्व पाकिस्तान समर्थक थे, इसीलिए उनका भारत से विरोध स्वाभाविक था। बांग्लादेश में जो अभी हालात है वो एकदम एक ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता की बात तो है ही, लेकिन अगर हम स्पेसिफिक तौर पे देखें तो भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता बन रखा है। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर एक कट्टरपन वहाँ पे आ रखा है, जिस तरीके से शेख हसीना को वहाँ से रिज़ाइन करके वहाँ से भागना पड़ा, और जिस तरीके से एक छात्र आंदोलन कि उसके 6 में उन लोगों ने पूरे जो इनके पूरे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वहाँ पे मिक्स हो गए, जिस तरीके से पाकिस्तान का वहाँ पे उस पे पूरे सपोर्ट के साथ उन लोग ने वहाँ पे जो आंदोलन किया और उस सरकार को उन लोगों ने टेक ओवर किया है, तो इससे खतरे की घंटी जो है बस भारत के लिए नहीं, लेकिन बांग्लादेश अपने आप अंदर ही अंदरूनी तौर पर भी अपने आप को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और ये नष्ट होता हुआ बांग्लादेश जो है ये अपने आप में ही भारत के लिए खतरा भी बन रहा है। भारत पर निर्भरता, बांग्लादेश जिसकी 3 तरफ से जमीन भारत से घिरी हुई है और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, उस देश से निर्यात बिना भारत की मदद से संभव ही नहीं है। लेकिन बांग्लादेश ने भारत से ऐसे कड़वे संबंध बना लिए हैं कि लगता है इंडिया आउट अब उनका ध्येय वाक्य है। बांग्लादेश भूल जाता है कि पाकिस्तान चाहकर भी बांग्लादेश के आयात निर्यात में कोई मदद नहीं कर सकता। वो वहाँ भारत के विरुद्ध माहौल तो बना सकता है, लेकिन व्यापार में बांग्लादेश की जरूरत के मुताबिक कतई मदद नहीं कर सकता है। ये ठीक है कि पाकिस्तान के साथ उसका सामुद्रिक संबंध बन गया है। पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से एक मालवाही जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा, लेकिन इसका रूट इतना लंबा है कि व्यापार इतना आसान और सुगम नहीं है। बांग्लादेश अब पूरी तरह से पाकिस्तान की तर्ज पर अपने को बदल रहा है। लगता है कि वहां अब उदारवादियों का नहीं, कट्टर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का राज चलेगा। शायद अब बांग्लादेश अपनी भाषा, रीति रिवाज और विशिष्टता को बदल देगा। जो हालात वहां हैं वे इसी तरफ संकेत करते हैं। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी यादों को जिस तरह से नष्ट किया जा रहा है, उससे ये लगता है अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपने देश के कट्टरपंथियों के आगे सरेंडर कर दिया है। बांग्लादेश में अब 20, 100, 500 और 1000 टका के नए नोटों की छपाई हो रही है। नए नोटों में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान का फोटो नहीं होगा। यही नहीं, जॉय बांग्ला जैसे संबोधन अब नहीं बोले जाएंगे। कट्टरपंथियों को ये वाक्य हिंदू परंपराओं की गंध देता है। इस तरह का भारत विरोध बांग्लादेश को बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान से जुड़े प्रतीकों को भी तोड़ा जा रहा है। साथ ही उन सभी मान्यताओं से बांग्लादेश मुंह मोड़ रहा है जिनमें बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की महिमा झलकती है। बांग्लादेश का मौजूदा निजाम भूल जाता है कि बांग्लादेश की राष्ट्रीयता और पहचान शेख मुजीबुर रहमान से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश नहीं बनता अगर वहां शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की क्रूर सरकार से न लड़ते। बांग्लादेश पाकिस्तान की सत्ता से 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र हुआ और उनका संविधान 1 वर्ष बाद 16 दिसंबर 1972 को लागू हुआ। हालांकि बांग्लादेश की आजादी की घोषणा 26 मार्च 1971 को हो गई थी। बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रही बांग्ला मुक्ति वाहिनी को भारत की फौजें पूरी मदद कर रही थी। उन्हें हथियार भी भारत से मिले। इसीलिए बांग्लादेश की अधिकांश जनता भारत को अपना मित्र मानती रही। यूं भी यह संभव नहीं था कि पाकिस्तान अपनी राजधानी से करीब 2000 किलोमीटर पूर्वी पाकिस्तान में राज व्यवस्था सुचारू कर पाए। नतीजा, पाकिस्तान तो समृद्ध होता गया, लेकिन उसके इस पूर्वी भाग की जनता नौकरी, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य में पिछड़ने लगी। धर्म के आधार पर भारत से ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, परंतु धर्म क्षेत्रीय समाज की विशिष्टताओं, उनके रीति रिवाज और उनकी बोली भाषा को खत्म नहीं कर सकता।
पाकिस्तान से अलग संस्कृति। बांग्लादेश अपनी बंगाली भाषा के कारण 2000 किलोमीटर दूर पश्चिम के पाकिस्तान से कोई निकटता महसूस नहीं करता था। पाकिस्तान के उर्दू भाषी हुक्मरान पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली भाषा और रीति रिवाज की खिल्ली उड़ाते रहे। नतीजा ये हुआ कि 24 वर्ष बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और पाकिस्तान से उसके सारे संबंध खत्म हो गए। पाकिस्तान जो था बांग्लादेश को अपना एक कॉलोनी टाइप ही मानता था, उसको कभी एक राष्ट्र का दर्जा, उसको अपना हिस्सा कभी माना ही नहीं। बांग्लादेश की कभी वहाँ पर उस समय प्रोग्रेस भी नहीं हो पाया था, डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया था और बांग्लादेश पे अपना दूसरा भाषा वो लोग थोप रहे थे, बांग्लादेश के ऊपर अपना दूसरा कल्चर थोप रहे थे और बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से उन लोग ने अत्याचार पूरे किए थे, जिसके वजह से पूरा रिबेलियन हुआ था, जिस तरीके से वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था और बाद में भारत को भी उस पर सपोर्ट करके 1971 15 दिसंबर 16 दिसंबर को उनको पूरा लिबरेशन हुआ। तो भारत के साथ उनके हमेशा बहुत गहरे रिश्ते रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब वो अपने पूरे इतिहास को तोड़ना चाह रहे हैं, मुजीबुर रहमान का वो पूरे सब जगह पुतले तोड़ रहे हैं, उनके जो भी चीज़ें बनाए हुए हैं, फादर ऑफ द नेशन उनको माना जाता था, उनके हर चीज़ों को वो अस्तित्व मिटा रहे हैं। तो बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी उनका पूरा हटता जा रहा है, जो एक तरीके से उनका जो क्रेडिबिलिटी रहा है। 13 नवंबर को कराची से चलकर पाकिस्तान का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। भारत के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का सबब है। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते प्रगाढ़ होते हैं तो नुकसान भारत को होगा। इस तरह भारत अपनी पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर शत्रुओं से घिर जाएगा और उसके निर्यात को भी भारी धक्का पहुंचेगा। पाकिस्तान से संबंध बढ़ने का मतलब बांग्लादेश हथियारों की खरीद भी करेगा और परमाणु बम बनाने की डील भी वो पाकिस्तान से कर सकता है। बांग्लादेश रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की एक गोष्ठी में प्रोफेसर शाहिदुज्जमा ने इस बात पर जोर दिया था कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ परमाणु करार करना चाहिए। अगर बांग्लादेश ऐसा करता है तो भारत को सचेत हो जाना चाहिए। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी आयात की है, जबकि पहले वो भारत से चीनी मंगाता था। यही नहीं, भारत का कपास और भारत से पालतू पशु भी बांग्लादेश जाते थे, क्योंकि बांग्लादेश पालतू बड़े पशुओं के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिस तरह व्यवहार कर रही है, उससे ये प्रतीत होता है कि बांग्लादेश भारत से अपने रिश्ते तोड़ता जा रहा है। ये भारत के लिए चिंताजनक तो है ही, लेकिन बांग्लादेश के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। बांग्लादेश की सीमा सिर्फ भारत से मिलती है। बांग्लादेश के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है और बाकी 3 दिशाओं में भारत की सीमा है। बांग्लादेश भारत से 36 का आंकड़ा रखकर अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता है। बावजूद इसके बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर आगे बढ़ रहा है। नतीजा साफ है, भारत से दूरी बनाना उसके लिए बर्बादी का कारण बनेगा। इस समय बांग्लादेश में प्याज और आलू की घोर कमी है। भारत से उसे ये सामान जाता था। यही हाल चावल का है। अगर भारत ने बांग्लादेश के खाने पीने की चीजें ना भेजी तो वहाँ भुखमरी फैल जाएगी। लेकिन मोहम्मद यूनुस सरकार के समय आलम यह है कि वहाँ के अधिकतर लोग किसी भी हालत में भारत से अच्छे संबंध नहीं चाहते। ये लोग पाकिस्तान परस्त हैं। इनको लगता है पाकिस्तान की मदद से वे भारत को जवाब दे सकेंगे। उनके अनुसार भारत दक्षिण एशिया में अपनी दादागिरी दिखाता है, लेकिन ये उनका भ्रम है। पाकिस्तान उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकता। अगर पाकिस्तान की मदद से उसने परमाणु बम बना लिया तो पश्चिमी देशों का ऐसा जबरदस्त प्रतिबंध झेलना पड़ेगा कि उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। बांग्लादेश अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। पहले राजनीतिक दंगे और अब हिंदुओं पर हमले को लेकर वहां की कपड़ा इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। दुनिया के कई बड़े ब्रांड अब बांग्लादेश से अपना कारोबार बंद कर भारत में जमीन तलाश रहे हैं। इसका फायदा देश की कपड़ा इंडस्ट्री को हो सकता है। बांग्लादेश इस समय दूसरा पाकिस्तान बनने की राह पर है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद वहां के हालात स्थिर होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर वहां की कपड़ा इंडस्ट्री पर पड़ा है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से इस इंडस्ट्री के लिए चिंता और बढ़ गई है। हालात ये हो गए हैं कि कई कंपनियां बंद होने की कगार पर हैं। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री है।
दुनिया के कई बड़े ब्रांड बांग्लादेश में कपड़े तैयार करवाते हैं या खरीदते हैं। यहाँ बने कपड़े दुनिया के कोने कोने में बड़े बड़े शोरूम में बेचे जाते हैं। लेकिन अभी बांग्लादेश के जो हालात हैं उन्हें देखते हुए ग्लोबल ब्रांड बांग्लादेश से व्यापार करने में असहज महसूस कर रहे हैं। ऐसे में ये अपना नुकसान नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि ये ब्रांड भारत में अपनी मांग को पूरा करने के लिए भारतीय निर्माताओं की ओर देख रहे हैं। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री का वहां की जीडीपी में बड़ा हिस्सा है। साल 2024 के मुताबिक बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री वहां की जीडीपी में 11% योगदान देती है। इस सेक्टर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अगर बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री को नुकसान होता है तो वहां के आर्थिक हालात काफी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। हो सकता है कि फिर बांग्लादेश को भारी कर्ज लेना पड़ जाए। अगर हालात ऐसे ही रहे तो बांग्लादेश को पाकिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह कंगाल हो जाएगा। पहले बांग्लादेश से कारोबार कर रहे कई बड़े ब्रांड अब भारत की ओर देख रहे हैं। ये ग्लोबल ब्रांड्स अब गुजरात के सूरत में मौजूद कंपनियों से रेडी टू वियर कपड़े खरीदने की बात कर रहे हैं। अगर ये बातचीत ऑर्डर में बदल जाती है तो अनुमान है कि सूरत की गारमेंट इंडस्ट्री की वृद्धि मौजूदा 12% प्रति वर्ष से बढ़कर 20 से 25% हो सकती है। देखिए 6 महीने पहले जिस तरीके से बांग्लादेश का एक इकोनॉमिक सिचुएशन था उसमें पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये देख रहा था कि किस तरीके से उसका इतना ग्रोथ हो रहा था इकोनॉमी, लेकिन अब जो है वही क्रैश होता हुआ इकोनॉमी दिख रहा है। जब से मोहम्मद यूनिस वहाँ पे एक टोकन टाइप प्रेसिडेंट बने हैं तो मोहम्मद यूनिस जो है उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई खास उनका पास एक्सपीरियंस भी नहीं है और जिस तरीके से उनको थोपा गया है वहाँ पर एक पपेट के तरह से वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। साथ ही साथ अगर बांग्लादेश की हम लोग इंडस्ट्री देखें जिस तरीके से उसके इकोनॉमिक्स वहाँ पे हैं, जो उसके पूरे कपड़े का जो इंडस्ट्री था, देखिए बांग्लादेश और वियतनाम जो है ये बहुत लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स ऑफ वहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हम लोग देखें तो टेक्सटाइल्स के रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश ने अपना एक नाम बना रखा था, मैक्सिमम जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं सब अपने मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ बांग्लादेश से करवा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे हालात पैदा हुए हैं, जिस तरीके से जो वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स वहाँ पे आ गए हैं, जिस तरीके से हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यक के खिलाफ उन लोगों ने जो कार्रवाई अपना वहाँ पे करना शुरू कर दिया है, तो ये एक मिनी पाकिस्तान टाइप ही वहाँ पे पूरा सिचुएशन एक तरीके से वहाँ पे एक इनसिक्योरिटी और इंस्टेबिलिटी का वहाँ पे पूरा माहौल बन गया है, जिसके वजह से जो ग्लोबल ब्रांड्स भी हैं वो वहाँ से अब हटकर या तो भारत के सूरत में, भारत के अपने तमिलनाडु में, पंजाब में, नोएडा में, इन सब जगहों पर अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग करें। भारतीय इंडस्ट्री को फायदा, नए ऑर्डर से सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। इसमें तमिलनाडु के तिरुपुर और कोयम्बटूर, पंजाब का लुधियाना और उत्तर प्रदेश का नोएडा शामिल है। इन शहरों में भी टेक्सटाइल मौजूद हैं। बांग्लादेश में ऑटोमोटर पार्ट्स का 95% माल इंपोर्ट किया जाता है और इसमें से 90% भारत से आता है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सीटीआई ने 15 जनवरी तक वहां कोई भी माल नहीं भेजने का फैसला लिया है। अगर भारतीय उद्योगपति विरोध का ये रास्ता थोड़े लंबे अरसे तक बनाए रखते हैं तो पड़ोसी देश की मोटर गाड़ियां बैलगाड़ियां बनकर रह जाएंगी। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और उनके धार्मिक स्थलों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर भारत में नाराजगी बढ़ती जा रही है। बीते दिनों कई राज्यों में अस्पताल और होटलों में बांग्लादेशियों की एंट्री बैन करने की खबरें आई, तो अब वहां की सरकार को सीधी चोट देने के लिए चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री भी खड़ी हो गई है। सीटीआई के मुताबिक ये समय बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े होने का है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली में ऑटो स्पेयर पार्ट्स बिजनेस से जुड़े व्यापारियों ने बांग्लादेश के साथ होने वाले कारोबार को 1 महीने के लिए बंद करने का फैसला लिया है। बांग्लादेश भी अभी कोलैप्सिंग इकोनॉमी बनने वाला है। कोलैप्सिंग देश तो है ही, जिस तरीके से उसके पॉलिटिकल वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो रखी है। बांग्लादेश हमेशा भारत को अपना एक दोस्त मानता था और बांग्लादेश को हमेशा भारत ने अपने एक दोस्त के तरह ही रखा था। 71 वॉर के बाद जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ था, उसके बाद हर बांग्लादेशी जो है इंडिया को हमेशा एक दोस्त की तरह देखा था।
लेकिन इस तरीके से जो हिंदुओं पर भी अत्याचार कर रहे हैं, अल्पसंख्यक को वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं और जिस तरीके से भारत को हर जगह से वो लोग ढकेलते जा रहे हैं भारत के इन्फ्लुएंस को, तो उसके वजह से ये जो एकदम एक कट्टरपंथी सिचुएशन वहाँ पे जो पैदा हो रखा है, उसके वजह से बांग्लादेश ही पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और बांग्लादेश को ही ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या कदम ले रहा है और किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उसका ट्रेड, उसका इंडस्ट्री, उसका क्रेडिबिलिटी सब कुछ खत्म होता जा रहा है। भारत पर निर्भरता। बांग्लादेश में ऑटो मोटर पार्ट्स का 95% माल इंपोर्ट ही किया जाता है और इसमें से 90% माल तो अकेले भारत से ही निर्यात होता है। हर महीने भारत से बांग्लादेश के साथ करीब 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है और इतनी कीमत का ऑटो मोटर पार्ट्स हिंदुस्तान से बांग्लादेश पहुंचता है। वित्त वर्ष 2023 से 24 में दोनों देशों के बीच बड़ा कारोबार हुआ। इस बीच 4155 भारतीय एक्सपोर्टर्स ने बांग्लादेश के 7863 व्यापारियों को माल भेजा है। जिस तरीके से अगर देखें तो भारत के साथ उन लोगों का ऑटो पार्ट्स का भी बहुत ज़्यादा बिजनेस रहता है और अगर देखें तो चेंबर ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्रीज जो है उन लोगों ने भी एक निर्णय ले लिया है कि बांग्लादेश को अगले 1 महीने तक कोई भी स्पेयर पार्ट्स वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो बांग्लादेश के जो ऑटो इंडस्ट्री है वो भी भारत पर बहुत ज़्यादा निर्भर हमेशा रही है। जापान और चाइना से भी वो स्पेयर पार्ट्स मंगवाते रहते हैं, लेकिन भारत के साथ जो उसका इंपोर्ट करीब 1000 करोड़ पर डे उसका जो चलता था वो भी पूरा 1 महीने के लिए बंद होने वाला है। बांग्लादेश को ये अगर लगता है कि पाकिस्तान के साथ उसको न्यूक्लियर का कुछ उसको बेनिफिट मिल जाए, पाकिस्तान के साथ उसको दूसरी चीज़ों के कुछ आर्थिक तौर पे उसको बेनिफिट मिल जाए, तो बांग्लादेश एक दूसरे सपने में एकदम जी रहा है। उसके जो एकदम कट्टरपंथी वाले जो एलिमेंट्स वहाँ पे अभी टेक ओवर कर रखे हैं मोहम्मद यूनिस को भी, मोहम्मद यूनिस तो इनफेक्टिव वहाँ पे है ही, साथ ही साथ ये सब जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स वहाँ पे टेक ओवर कर चुके हैं, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर ऐसे कुछ हरकत करें तो किस तरीके से उनके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं बांग्लादेश पर। भारत, चीन और जापान से बांग्लादेश ऑटो पार्ट्स मंगवाता है, लेकिन अब 15 जनवरी तक बांग्लादेश को अपनी जरूरतों का 90% माल नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि कश्मीरी गेट एशिया में ऑटो स्पेयर्स पार्ट्स की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। यहाँ कंपनियों के साथ स्थानीय निर्माताओं का माल किफायती दामों पर बिकता है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स और मोटर पार्ट्स की मार्केट एसोसिएशन का कहना है कि ऑटो पार्ट्स से जुड़े कारोबारियों ने बांग्लादेश को सख्त संदेश देने की योजना बनाई है। एसोसिएशन के मुताबिक कश्मीरी गेट के बाजार के 20,000 दुकानदार बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हैं। सीटीआई ने चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बंद नहीं हुए तो दिल्ली और देश के सभी व्यापारी बांग्लादेश के साथ सारा व्यापार खत्म कर देंगे और सीटीआई से जुड़े हजारों व्यापारी बांग्लादेश के साथ कोई व्यापारिक लेन देन भी नहीं करेंगे। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।